अब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने यहाँ पे एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है 2015 में, जिसके अंदर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है 4% के। यहाँ पे आरबीआई को टारगेट दिया गया है 4%। इसमें से 200 बेसिस पॉइंट माइनस और प्लस की पावर दी गई है। माइनस और प्लस का एक सीलिंग पॉइंट दिया गया है। मतलब क्या कि यहाँ पे 2 से 6% की रेंज में जो है इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अगर इन केस इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो जाता है, 6.1 या फिर 7% समथिंग, या फिर 2 से कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल 1.8 इस तरह, तो आरबीआई को रिटर्न में एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट को देना होगा, साथ में उसके फेलियर्स के रीज़न और उसी के साथ आगे क्या रेमेडियल प्रोसेस, मतलब काउंटर ऑपरेशन, क्या काउंटर मेजरमेंट क्या लिया जाएगा, उसको बताना होगा। ठीक है। इसी के साथ इसी के साथ यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमेशा बैठती है, जिसमें 6 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स आरबीआई के रहते हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं। इनको गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर है वो लीड करते हैं। ठीक है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, सॉरी, पहले हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो आपकी परचेसिंग पावर इसको रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे परचेसिंग पावर को रिड्यूस कर देता है। रियल रेट ऑफ रिटर्न्स यहाँ पे कम हो जाते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न्स जो यहाँ पे आपके रिड्यूस हो जाते हैं। आपके एक्सपोर्ट्स में अफेक्ट पड़ता है। एक्सपोर्ट में जो कंट्री एक्सपोर्ट्स कर रही है उसके इन्फ्लेशन के कारण एक्सपोर्ट में अफेक्ट पड़ता है। आपके एक्सपोर्ट्स जो है डिक्लाइन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है इस वजह से। साथ ही में इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ कम हो जाती है, कंट्री में इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ कम हो जाती है। हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे हो सकता है कि आरबीआई जो है अपना रेपो रेट जो है कम कर दे इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट कम कर दे। ठीक है। उसी के साथ, सॉरी, रेपो रेट कम नहीं करे, आरबीआई अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दे। इन्फ्लेशन है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, डिमांड को कम करना है, मनी सप्लाई कम करना है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कम करना रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो करे आरबीआई, आरबीआई जो रेपो रेट को इंक्रीज कर दे। सेम गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहेगी कि मनी सप्लाई कम करना है, तो गवर्नमेंट अपना जीएसटी रेट और टैक्स रेट यहाँ पे बढ़ा दे, टैक्स रेट बढ़ा दे। गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज़ को कम कर दे। गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी गैस सिलेंडर्स पे, फर्टिलाइजर्स पे, उनको रिड्यूस कर दे। ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़, सप्लाई साइड इशू है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ट्राई करे कि सप्लाई साइड और प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करने की कोशिश करे, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करने की कोशिश करे। ठीक है। उसी के साथ एक्सपोर्ट्स पे गवर्नमेंट बैन लगा दे, एक्सपोर्ट्स पे गवर्नमेंट बैन लगा दे, या फिर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहाँ पे सेट कर दे गवर्नमेंट, या फिर कोटा सिस्टम, मतलब कि आप इतने क्वांटिटी में ही प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में सेल कर सकते हो। गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट्स पे टैक्स और ड्यूटीज़ लगाना स्टार्ट कर दे, इंक्रीज कर दे। ठीक है। तो ये सारे मेजरमेंट गवर्नमेंट लगा सकती है। उसके साथ ही स्टोरेज और होर्डिंग में यहाँ पे लिमिटेशन है, उसको बंद करा दे गवर्नमेंट। ठीक है। स्टोरेज या होर्डिंग में गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन कर दे। या फिर अगर फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर ओपन मार्केट सेल्स की यहाँ पे गवर्नमेंट लाए। ठीक है। ताकि गवर्नमेंट के पास जो स्टोरेज में गवर्नमेंट ने फूड क्रॉप्स रख रखे अपने पास, उसको मार्केट में सस्ते दाम में सेल करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं डिफ्लेशन पे। तो हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन में जो है नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। फिर डिसइन्फ्लेशन आता है, तो रेट इन्फ्लेशन की जो रेट है, मतलब फॉर एग्जांपल पहले इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज हो रहा था, 2%, फिर 6%। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, इन्फ्लेशन रेट 6%, देन 7%, देन 7.1%, इस तरह से। मतलब इन्फ्लेशन जो स्लो हो रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है इन्फ्लेशन, लेकिन काफ़ी स्लो मूवमेंट में। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कोर इन्फ्लेशन पे। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पे अपने जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है उनको, और जो वॉलेटाइल आइटम्स हैं उनको हटाकर देखते हैं इन्फ्लेशन रेट, तो उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ठीक है। इसके बाद आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पे टोटल इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, टोटल इन्फ्लेशन की बात करते हैं।
फिर इसके बाद आता है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को और कस्टमर को यहाँ पे ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। जो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो पहले के कंपैरिजन में, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। इसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके मैं यहाँ पे मार्केट में इन्फ्लेशन है, मतलब क्या, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंपनीज को प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करना चाहिए, और अगर कंपनीज को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा लेबर को जॉब मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है नहीं। स्टैगफ्लेशन ये बोलता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन तो है, महंगाई तो है, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम होता जा रहा है, या फिर एक तरह से स्टॉप हो गया, जॉब्स क्रिएट हो ही नहीं रही है। तो उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमी जो है इंक्रीज, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेस इफेक्ट पे। तो बेस इफेक्ट क्या बोलता है कि हम जब एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को एक पुराने टारगेट से कंपैरिजन करते हैं, रेफरेंस से कंपेयर करते हैं, रेफरेंस जीडीपी से कंपेयर करते हैं, तो हमारी जीडीपी जो करंट जीडीपी है उसमें क्या असर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक इन्फ्लेशन बेस इफेक्ट, बेस रेट जो है काफ़ी ख़राब टाइम पीरियड का लिया, फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास कोविड था और प्रोडक्शन काफ़ी लो था, ठीक है, और आपने इसको बेस इफेक्ट चूज़ कर लिया, तो अगर आप आज का करंट जीडीपी कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे आपको जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन इसलिए नहीं था कि आपकी कंट्री में ग्रोथ हुई है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए आपको बेस जो करंट जीडीपी ज़्यादा हाई दिख रही, क्योंकि आपने अपना बेस ईयर ही गलत चुना है, ठीक है। तो बेस ईयर गलत चुनने की वजह से आपको जीडीपी में वैल्यूज जो है रॉन्ग दिखाई दे रही, उसको हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। अब हम देखते हैं स्क्यूफ्लेशन क्या होता है। तो स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके आइटम में 10 कमोडिटीज़ हैं, इसमें से 5 कमोडिटीज़ की प्राइस, जो 5 आइटम्स की प्राइस जो है इंक्रीज़ हो गई है, 5 की जो है एज इट इज़ है। तो मतलब हमें कुछ आइटम्स में हमें इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेशन पे। तो रिफ्लेशन पे, तो रिफ्लेशन क्या होता है, इसको हम बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी रहती है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है कि हम जो हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन या फिर कॉन्ट्रैक्शन आया है, उससे हम रिकवर कर सके, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी को बोला जाता है रिफ्लेशन। अब हम आते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पे। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो आप इंपोर्ट्स करा रहे हो, जिसकी वजह से अपनी कंट्री में जो है इंपोर्ट्स की वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इसके बाद हम चलते हैं प्राइस स्पायरल पे। वेज प्राइस स्पायरल पे, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, तो जो लेबर और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। सैलरी इंक्रीज़ होगी तो डिमांड मार्केट में और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, सेम साइकिल रिपीट होगी, इन्फ्लेशन फिर और ज़्यादा बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ी तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज़ वापस से सैलरी हाइक के बारे में बोलेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। फिलिप्स कर्व पे आते हैं हम यहाँ पे। तो फिलिप्स कर्व क्या बोलता है, इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है, इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये फिलिप्स कर्व होता है। हमें यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर देखने को मिलता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पे रियल जीडीपी मतलब करंट जीडीपी जो है करंट मार्केट प्राइस पे, और रियल जीडीपी होती है हमारी बेस ईयर में, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर।